हम सब कुछ बाहर के देशों से निर्भर करते थे। आज हम कई चीज़ों में आत्मनिर्भर हो गए हैं। जिस तेज़ी से हम काम करते हैं और जिस स्केल में हम काम करते हैं वो विश्व स्तर में किसी के साथ में भी तुलना कर सकते हैं। मेरा जो अनुभव है, मैं 2004 से हूँ संसद में। इस सरकार का जो तीसरे कार्यकाल में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो हाईएस्ट हुए हैं। नमस्कार। आकाशवाणी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 11 साल पूरे किए हैं और इन 11 साल की उपलब्धियों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मंत्री जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि मोदी सरकार की इन 11 साल की उपलब्धियों के बारे में जो कुछ अचीव किया है, आप इसे कैसे देखते हैं? 11 साल एक अच्छा समय है अपना उपलब्धि बताने के लिए। हम तीसरे कार्यकाल पूरे करने के लिए अभी हमारे पास 4 साल और बाकी हैं। 11 साल पूरे हो गए हैं और 11 सालों में हमारा देश का परिस्थिति हम जब देखेंगे 11 साल पहले क्या थे और आज क्या है, उसमें एक तरीके से बहुत बड़ा उछाल आया है। अब इसको बारीकी से एक एक सेक्टर वाइज बताना तो मुश्किल है क्योंकि बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर हम संक्षेप में बताएं तो आत्मनिर्भरता के दृष्टि में हम बहुत बड़ा उछाल लाए हैं। 10 साल पहले हम तो संसद में तो पहले थे, विपक्ष में हम थे जी। तो हम तो बहुत करीबी से देखा है। हम सब कुछ बाहर के देशों से निर्भर करते थे। आज हम कई चीज़ों में आत्मनिर्भर हो गए हैं। एक दो क्रिटिकल एरिया है जहाँ बाकी है, बाकी में तो हम बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट मोड में आ गए हैं। तीसरा तो जो स्पीड स्केल है, जिस तेज़ी से हम काम करते हैं और जिस स्केल में हम काम करते हैं वो विश्व स्तर में किसी के साथ में भी तुलना कर सकते हैं। और अगर हम एक फिजिकल दृष्टि से देखें कि क्या अचीवमेंट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम वर्ल्ड क्लास तो प्राप्त कर चुके हैं। बिल्कुल। अब हम वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी मेरे दिमाग में आया है उदाहरण देने के लिए। 11 साल पहले हम दिल्ली में कोई बिल्डिंग, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है क्या जिसके साथ हम बैठ के फ़ोटो खींच सकते हैं? जी। हमारे पास सीमित 2-3 जगह थे फ़ोटो खींचने के लिए। या कुतुब मीनार जाओ जी। या लाल किले या बहाई टेम्पल है, बिल्कुल। या इंडिया गेट है, या हमारे राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। ये तो 2-4 बिल्डिंग हैं जो आज़ादी से पहले बने। अब बहाई टेम्पल को छोड़ के जी। सारे के सारे पुराने स्ट्रक्चर हैं। अंग्रेज़ों के समय में बना है या मुग़लों के समय में या उससे पहले बना। आप सोच के देखिए, जी। बिल्कुल। 47 के बाद हमारे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर नहीं था दिल्ली में जिसको राजधानी में लोग फ़ोटो खींच सके। तो हमने कर क्या रहे थे इतने सालों तक? 10 सालों में अब ये सामने में देखिए वार मेमोरियल बन गए हैं। इतना खूबसूरत वार मेमोरियल, मैंने दुनिया में कई वार मेमोरियल्स देखे हैं, जो सबसे खूबसूरत में से एक ही हमारे बने हैं। पुलिस मेमोरियल देखिए चाणक्यपुरी में, कितना खूबसूरत शानदार पुलिस मेमोरियल बने हैं। कर्तव्य पथ का पूरा रूप बदल चुके हैं। जी। अब यशोभूमि को देखिए या हमारा भारत मंडपम देखिए। अब जो बाकी स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, यहाँ सेक्रेटरीट बिल्डिंग वगैरह जो बनने वाले हैं, ये सारे चीज़ आप देखेंगे ये तो अभी कुछ सालों में बने हैं। अब लोग जाकर के फ़ोटो खींचने में भी मज़ा आता है कि चलो ये हमारे समय में ये बने हैं। जो उछाल आया है ये सिर्फ दिल्ली का नहीं है। जी। आप अगर किसी राज्य में चले जाइए, वहाँ भी बन रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे अरुणाचल में एक जगह है मोरकोंग सेलेक।
अंग्रेज़ों ने वहाँ तक रेलवे लाइन पहुँचाया। अंग्रेज़ जाने के बाद 1 मीटर भी उसको आगे हम लोग नहीं बढ़ा पाया था, और ना ही वो जो ट्रेन का पटरी है उसको हम एक्सपांड कर पाया। वो मीटर गेज ही चल रहे थे। अब मोदी जी आने के बाद वो कई किलोमीटर अब आगे चल रहे हैं वो सब। तो हाईवे में अब बॉर्डर के आसपास तक पूरा नेशनल हाईवे दौड़ रहा है। अब बुलेट ट्रेन का भी उद्घाटन का बहुत बिल्कुल। जल्द समय आने वाला है। वर्ल्ड में सबसे तेजी चीन के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं। सबसे तेजी से हम यहाँ नेशनल हाईवे बन रहा है, रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। जिस जगह में लोगों को सिर्फ हवाई जहाज़ सिर्फ दूर से देखने का, हवा में देखने का नसीब होता था, आज वहाँ हवाई जहाज़ उतरते हैं। लोग हवाई चप्पल पहन करके आज हवाई अड्डे में जाते हैं और हवाई जहाज़ में चढ़ते हैं। तो ये बदलाव 11 सालों में हुआ। ऐसे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो लगभग 70 सालों में जो हुआ है और पिछले कुछ सालों में जो हुआ है, ख़ास करके मोदी जी आने के बाद हमारे सरकार जब बने, उसमें जो उछाल आया, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब हम विश्व में सीना तान के हम कह सकते हैं कि हम एक उभरता हुआ शक्ति है। तो ये चीज़ मानसिक रूप से भी एक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाता है। एक उसको आत्मविश्वास विश्वास तो आता ही है वो कि हम कर सकते हैं। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर हम लोग। अब ये नहीं है कि दुनिया पे हम डिपेंडेंट हैं। जी। अब हम अपने पैरों पे खड़ा हो गया। तो इसी प्रकार से हर एक सेक्टर में, जैसे मैंने कहा कि गिनती करके बताना मुश्किल है, हर एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आता ही है और एक सेल्फ प्राइड जी भी आती बिल्कुल। है। अगर आपकी अब मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो आज ही आपने वक्फ उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। जी। हम जानना चाहेंगे कि और ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो अप्रैल में संसद ने पारित किया था, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आप पोर्टल के बारे में हम आपसे थोड़ी जानकारी जानना चाहेंगे कि इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। देखिए, जब हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए थे, मैं मानता हूँ कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा रिफॉर्म्स में से एक है। जी। क्योंकि लोग इसको इतना नहीं समझेंगे जब तक आप अहमियत कर नहीं समझेंगे। हमारे देश में लगभग 9,70,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ है। जी। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। लेकिन उन प्रॉपर्टियों के बाहर में आप लोगों को भीख मांगते हुए नजर आएंगे। यतीम बच्चे, मुसलमान महिला, वृद्ध महिला, कोई उसका वक्फ प्रॉपर्टी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हमने ये तय किया कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी हमारा देश में मौजूद है, हमारा देश के लिए काम में आना चाहिए। बिल्कुल। हमने ये पाया कि कुछ चंद लोग सारा प्रॉपर्टियों को कब्जा करके अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे थे, गलत तरीके से छुपा के या किसी तरीके से। लोगों के लिए तो काम नहीं आ रहा था, 5% भी भला नहीं हो रहा था आम आदमियों के लिए। तो जब मोदी जी ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी को प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए हमको कदम उठाना चाहिए, तब जाकर के ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए। और इसमें जब ये पार्लियामेंट में पास हुआ तो आपको तो मालूम है जी। कि हमारे संसदीय इतिहास में सबसे लंबी चर्चा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पे हुई। ये रिकॉर्ड राज्यसभा में 17 घंटे 2 मिनट और लोकसभा में लगभग 15.5 घंटे। जी। इतना लंबी चर्चा किसी बिल पे आज तक नहीं हुआ। हमने व्यापक रूप से सबके साथ बातचीत करके चर्चा करके लाए। और आज जब पोर्टल लॉन्च किया तो मैं मंत्रालय का प्रमुख होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है कि ये काम जल्दी करें। तो फिर संतुष्टि का भाव तो आता ही है, मंत्री होने के नाते मेरा जिम्मेदारी है। तो अच्छा काम करने से तो उसका एक भाव तो होता है कि हमने कुछ अचीव किया है। तो आज जब हमने पोर्टल लॉन्च किया तो इसका नाम है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। और ये उम्मीद है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी एंड एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट का जो थीम के साथ काम कर रहे हैं। इसमें देश में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है आज तक जी। जो रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, आइडेंटिफाइड है, उसका आज से जितना मुतवलिस है उनको कहा गया कि आप पोर्टल पे
अपलोड करना शुरू कर देंगे। और 6 महीने का वक्त हमने दिया है, 6 महीने में वो अपलोड करेंगे। जो नए प्रॉपर्टीज़ बनेंगे उसका तो अपलोड करना ही है, पुराने को भी करना है। तो हमारे पास व्यापक एक डेटा बैंक रह जाएगा। और ये सिर्फ फिगर के लिए नहीं है कि अपलोड किया सिर्फ प्रॉपर्टी गिनती करना, ये नहीं है। ये एक लाइवली पोर्टल है जहां मुतावली इसको अपलोड करने के बाद उनका सारा डिटेलिंग करके फिर मैनेजमेंट के बारे में भी, इसको कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका जो बेनिफिशियरी कौन है। जैसे हमारा जो टारगेट है कि महिला, जी, बच्चे, यतीम बच्चे और डिवोर्सी, विडो, ये जो हमारे ये जो टारगेट है, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के लिए जो मैनेजमेंट है, इसका भी हम इस पोर्टल से जांच पड़ताल कंटिन्यूस करते रहेंगे। तो मैं मानता हूं कि आज उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च करने के साथ साथ हमने गाड़ी का पहिया को दौड़ा दिया है। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करके एक्ट बनने के बाद सबसे बड़ा कदम आज से शुरू किया है। इसके साथ साथ हम पैरेलली इसका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो अभी रूल ड्राफ्ट कर रहे हैं, वो भी तुरंत हो जाएगा। और हम देश भर में सारा राज्य सरकारों से और जो वक्फ बोर्ड्स है उनसे अपील किया है कि सब आकर के एक टीम जैसे काम करें, और हम बहुत जल्द इसका नतीजा भी लोगों को दिखाएंगे। जो ये पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके ज़रिए आपको क्या लगता है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़, जैसे आपने कहा मैनेजमेंट की बात की, तो जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मैनेजमेंट में, वो कितने हद तक सुनिश्चित होगी? इसमें ट्रांसपेरेंसी का सबसे पहला पैमाना है कि इसका बेइस्तेमाल ना हो, जी, गलत तरीके से इसको दुरुपयोग ना हो। ये तभी होगा जब डिजिटलाइज होगा। अब ये डिजिटल फॉर्मेट में आने के बाद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग होगा, और हमारा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिसर के देख रेख में पूरा सेंट्रलाइज पोर्टल का मॉनिटरिंग होगा। फिर स्टेट में भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर इसको तय किया गया है। तो इसमें कोई छुपा के काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि डिजिटल मामले में मोदी जी अगर यहाँ से एक बटन दबाते हैं, करोड़ों किसानों का पॉकेट में, उनके अकाउंट में पैसा जाते हैं। जी, तो ये वक्त मैनेजमेंट को तो हम और भी तेज़ी से करना है, क्योंकि ये तो बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी है। इसका मैनेजमेंट तो ट्रांसपेरेंट तरीके से तो चलाना ही पड़ेगा। कोई मुतावली और कोई समाज के जो तथ्य है वो इसको अब छुपा नहीं सकते हैं, गलत काम छुपा नहीं सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोता, जो मंत्री जी ने भी हमें वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में बताया, उम्मीद पोर्टल के बारे में बताया, उसके बाद जो लोगों के दिमाग में इस बिल को लेकर, इस एक्ट को लेकर बहुत मिसकंसेप्शंस थी, क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रावधान है, तो वो काफ़ी हद तक मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं के ये जो मिसकंसेप्शंस थी वो क्लियर हो गई होंगी। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक और आपने पिछले साल लॉन्च किया था जो हज सुविधा ऐप 2.0, क्योंकि हज मुस्लिम समुदाय का एक बहुत, उनकी आस्था का एक बहुत अहम पहलू है। तो इसके जो फीचर्स है इसमें, एयर जो आपकी फ़्लाइट डिटेल्स हैं, मेडिकल हिस्ट्री है, काफ़ी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो सुविधा ऐप, हज सुविधा 2.0 ऐप लॉन्च हुआ है, यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना कारगर है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी इंडिया के बॉर्डर्स के परे इतना बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन करना बहुत ही अहम बात है। तो किस हद तक इस ऐप ने इस को सेंट्रलाइज कर स्ट्रीमलाइन किया है? देखिए, जब अल्पसंख्यक मंत्रालय का पदभार मुझे सौंपा गया तो सबसे पहले मैंने हर पहलू को देखने शुरू किया। हज के मामले में मैंने ये पाया कि हमारा देश से इतने बड़ी संख्या में हज के लिए जाते हैं जी, और ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं, और हज में कोटा मिलना और हज के लिए जाने का मौका मिलना ये किस्मत की बात है। जो पैसे वाले हैं वो तो हज कमेटी ऑफ इंडिया का थ्रू से नहीं जाते हैं, वो हमारा टूर ऑपरेटर के माध्यम से जाता है। जी, आपका जानकारी के लिए हमारा 70% कोटा जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया को देते हैं और 30% प्राइवेट ऑपरेटर्स को देते हैं। ये सब देश ऐसे करते हैं। जो लोग अर्जेंटली वो जो कोर 5 दिन हज के लिए जाना होता है उनका तो देख रेख कर देंगे जो ऑपरेटर, जी, तो पैसे थोड़ा ज़्यादा देता है तो उसका सुविधा ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो गरीब हाजी है
वो दूर दराज से आते हैं, उसको पता ही नहीं पहले तो वो टर्मिनल पॉइंट कहाँ से फ़्लाइट पकड़ना है, वहाँ आना, उसको वहाँ कैसे पहुँचना, फिर यहाँ से सऊदी अरब कैसे पहुँचना, फिर सऊदी अरब में 45 दिन, वो गर्मियों में 55 डिग्री सेल्सियस का डिग्री टेम्परेचर में इतना पैदल चलना पड़ता है। तो हमने सोचा कि पिछली बार 208 लोगों के जाने गए हैं हज के दौरान। जी। हम हिंदुस्तानियों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पूरे मिलाकर के तो हज़ारों में है। तो 208 लाइव्स वेयर लॉस्ट। तो इसको बंद करने के लिए सबसे पहले हमारा टारगेट था हेल्थ, वृद्ध महिलाएं विशेष करके उनका, क्योंकि इतना पैदल चलते चलते पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं और कुछ और बीमार है शरीर में, तो फिर ग्रस्त हो जाते हैं और जान चले जाते हैं। उनको हेल्थ सुविधा का पहले तो जानकारी और उसको समय पर हेल्थ का अवेयरनेस और दवाई पानी और ट्रीटमेंट कैसे मिलना चाहिए, वो हमने एक प्रक्रिया शुरू किया। सिक्योरिटी की दृष्टि से कि कोई फंस ना जाए, गलत तरीके से कहीं फंस ना जाए, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमने हज सुविधा ऐप में लगाया। फिर गाँव से लेकर के उनके टर्मिनल पॉइंट तक, इमिग्रेशन पॉइंट जहाँ है, जहाँ से एम्बार्केशन करते हैं, वहाँ तक का पूरा इन्फॉर्मेशन। फिर हज शुरू करने से पहले उनको फिटनेस का जानकारी, क्योंकि इतना पैदल चलना पड़ता है, आप जानते हैं, मक्का में, फिर मदीना में, फिर मीना से, अराफत से लेकर काबा से जो पैदल चलना पड़ता है, और इतना गर्मियों में, ये लोग तो आस्था का प्रति इतना डूबा होता है कि वो तो करते हैं जी। लेकिन करते करते कम से कम शरीर तो ठीक रहे। तो सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह हमने हज सुविधा ऐप में दिया है। प्लस उसमें सारा इन्फॉर्मेशन, कोई खो ना जाए, कोई बिछड़ ना जाए, वहाँ एकोमोडेशन का, बस कहाँ से चढ़ना है, कहाँ में उतरना है, रहने का कहाँ है, टॉयलेट व्यवस्था, पानी का, ये सारा डिटेलिंग हमने पूरा हज सुविधा ऐप में डलवा दिया। अब मेरे ख्याल से इस बार हम तो उम्मीद करता है कि सब लोग सही सलामत हज पूरा करके लौटेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर हम बाकी माइनॉरिटीज़ की बात करें तो आपकी मिनिस्ट्री ने, जैसे बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, पारसी हैं, जैन है, बौद्ध है, तो काफ़ी कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें जियो पारसी है, बौद्ध डेवलपमेंट प्लान है, जैन कम्युनिटी के लिए भी काफ़ी काम किया गया। तो इनके बारे में अगर आप हमें कुछ बताना चाहें। देखिए, एक तो मैं आपको राजनीतिक लगेगा सुनने में, मगर मैं हकीकत बयान करता हूँ। हमारा देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है जो नोटिफाइड है। जी। मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या मुस्लिम का है। तो पहले में लोग सोचते थे कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री मतलब ये मुस्लिम अफेयर्स है, लोग ऐसे सोचते थे। कई लोग देखते थे कि ये तो मुसलमानों के लिए मंत्रालय बनाया गया, जबकि ये सारा माइनॉरिटीज़ के लिए। जी। हमने क्या किया कि मुसलमानों के लिए तो करना ही है, वो तो जैसे हर माइनॉरिटी करते हैं वो तो करना ही है, लेकिन बाकी जो माइनॉरिटी है उनके लिए भी विशेष ध्यान देना शुरू किया। जैसे बौद्ध के लिए हमने बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान करके, क्योंकि ये बुद्ध का देश है, जी। पुराने पुराने बुद्ध का जितना भी जो जुड़े हुए आस्थाएं का वो जो जगह है, और साथ साथ में नया जो मोनेस्ट्री टेम्पल्स वगैरह जो खोले गए हैं, और उनके साथ साथ उनको स्किलिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मॉडर्न एजुकेशन के लिए, तो इस तरीके से कई चीज़ों को हम समावित करके बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान एक को चला है, जिसमें काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि काम शुरू हो गए हैं। उसी प्रकार से जैन के लिए भी उनका जितना हेरिटेज सेंटर वगैरह है, और ईसाई के लिए भी एजुकेशन हेल्थ का सेंटर बनाने में, और जियो पारसी करके एक स्कीम जो चला है सिर्फ पारसी के लिए। अब पारसी तो 52,000 बच गए हैं हमारे देश में, अब लुप्त हो जाएंगे ऐसा अगर कुछ नहीं करेंगे तो। और पारसी में जो सिस्टम है बहुत रिजिड है, बाहर शादी नहीं करते, बाहर जाते तो उसको पारसी नहीं मानते। तो सिकोड़ते सिकोड़ते सिर्फ इतना बड़ा देश में 52,000 पारसी बच गए हैं, और वो भी और कम होते जा रहे हैं। तो हमने जियो पारसी लॉन्च किया ताकि उसका रिप्रोडक्टिव जो तरीका है उसमें हम इजाफा कैसे करें, और काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया। मैंने खुद मुंबई में जा कर के पारसी कम्युनिटी के साथ बैठ कर के कार्यक्रम लॉन्च किया, और वहाँ मैंने पाया कि पारसी लोग अब समझने लगा है कि सरकार उनके लिए कदम उठा रहे हैं, तो वो खुद भी जी।
ऐसा चीज़ करना चाहिए ताकि पारसियों का संख्या बढ़े। 52,000 तो बहुत छोटा है हमारे देश का दृष्टि से। जी। इसलिए इस तरह का जो टारगेटेड स्कीम हमने चलाया, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। 52,000 तो क्या है, वो तो एक एमएलए भी नहीं बना सकते हैं, इतना छोटा कम्युनिटी है। लेकिन हम राजनीतिक दृष्टि से नहीं सोचते हुए हमने राष्ट्र नीति को एक परिदृष्टा डालते हुए हमने सोचा कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, हमारे लिए सबका साथ सबका विकास मंत्र को आगे ले जाना है। इसलिए हम छोटे से छोटे समुदाय के बीच में भी जा रहे हैं। आपने अभी बात की सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार का यही मंत्र है। और अगर इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है तो ज़रूरी है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको सामाजिक और आर्थिक और शिक्षा के समान अवसर मिलें। तो इन अवसरों को देने के लिए जो माइनॉरिटी अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसने काफ़ी स्कीम्स शुरू की हैं। मैं दो पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। एक है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और एक है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी कि पीएम विकास। तो मुझे लगता है कि ये दोनों काफ़ी अहम स्कीम्स हैं। इनके बारे में आप क्या बताना देखिए, चाहेंगे? पीएमजेवीके जो है, प्रधानमंत्री जन विकास योजना, ये हो गया हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। हम करोड़ों पैसा उसमें हमने ऑलरेडी लागत किए हैं और काम भी चल रहा है, उद्घाटन भी हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जी। इसमें हमने टारगेटेड एक अप्रोच रखा है, बेसिकली गैप फंडिंग जैसे, क्योंकि बाकी मंत्रालय तो काम कर ही रहा है। जी बिल्कुल। हमारे जितना भी भारत सरकार के जो स्कीम वो तो सबके लिए है, बिल्कुल। इसमें कोई धर्म जाति तो देखता नहीं है, सबके लिए है। जो एससी एसटी ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन वगैरह जो है वो तो है, जी। लेकिन जो यूनिवर्सल स्कीम है वो तो सबके लिए है। उसमें भी हमने टारगेटेड माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए गैप फंडिंग की दृष्टि से ये स्कीम चलाया। जो प्रधानमंत्री जन विकास योजना में खास करके जैसे शिक्षा के दृष्टि में हमको लगता है कि कहीं हमको विशेष फंडिंग करना चाहिए, जैसे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, स्किल सेंटर, या किसी के लिए हम वर्किंग वुमेन हॉस्टल अलग से बनाने का आवश्यकता है क्या। इवन स्पोर्ट्स के लिए भी, इवन पानी पीने के लिए भी अगर कोई व्यवस्था अलग से खड़ा करना है, उसके लिए हम गैप फंडिंग करते हैं। ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये हमारा एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जन विकास योजना जो है। फिर उसके अलावा जो हमारा जो दूसरा स्कीम है स्किलिंग के दृष्टि से, और बेसिक हम उसमें एक जो कमज़ोर वर्ग माइनॉरिटी के अंदर में भी हम जो जो पीछे रह गई हैं, जी। उसके लिए हम टारगेटेड चला रहे हैं। तो अभी हमने जैसे दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ बैठ करके हमने स्किलिंग का कार्यक्रम को लॉन्च किया। 31,000 से भी ज़्यादा युवाओं को हम स्किल कराएंगे ट्रेनिंग दे करके। उसके लिए जो स्टाइपेंड है वो भी हमारा मंत्रालय से दे रहे हैं। तो पीएम जन विकास के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि अब माइनॉरिटी कम्युनिटी में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो टारगेटेड स्कीम चला है उसके बेनिफिट्स भी नज़र आ रहे हैं। जी। आपने क्योंकि स्किलिंग की बात की, तो जो मोदी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो, जैसा आपने खुद कहा कि ना सिर्फ माइनॉरिटीज़, पूरे यूनिवर्सल भी और माइनॉरिटीज़ के लिए भी स्किलिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी काफ़ी फोकस रहा है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों के मद्देनज़र देखें तो जो नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इस पर्टिकुलर एम को कितना, उसको आगे बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है? हमारे मंत्रालय में नेशनल माइनॉरिटीज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सबसे मुख्य जी। हमारा बॉडी है। अब ये एक फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, तो ये टारगेटेड बेनिफिशरीज को ये स्कीम्स देते हैं, लोन्स देते हैं, सपोर्ट करते हैं। और हर स्टेट में हमारा चैनलाइजिंग एजेंसीज है, वहाँ बैंक्स है और अन्य संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको हमने टारगेट करके आइडेंटिफाई किया, फिर एमओयू साइन करते हैं। हमने काफ़ी लोगों से एमओयू साइन किया, मैं खुद जाकर के भी देखा हूँ। अब इनके माध्यम से हमने जितना स्कीम लॉन्च किए हैं, बेनिफिशियरी लोगों से भी मैंने बात किया है। बहुत बेनिफिशरीज हमको धन्यवाद भी दिया है कि मोदी जी का सरकार ने ये कदम उठाया, इसलिए ज़िंदगी बदल गया है। और अब एक आदमी जो घर में कमाने वाला अगर एक था, तो वो बताते हैं कि अब जो डिपेंडेंट है वो सब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, और उनके अंदर में और लोग फिर एम्प्लॉय आ जाते हैं।
तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी हो रहा है, जी एम्पावरमेंट भी हो रहा है। तो देश भर में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इतना कार्यक्रम और इतना इफेक्टिवली आज तक हुआ नहीं है। मैं खुद निजी तौर पर मैं महसूस करता हूँ। आप एक और मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं, आपके पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है। तो संसद की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए संसद की स्मूथ फंक्शनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका मंत्रालय ये कैसे इंश्योर कर रहा है कि किस तरह के कदम उठाए गए हैं, क्या पहल की गई हैं कि संसद की पार्लियामेंट की कार्यवाही जो है वो स्मूथली चले? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझना होगा, कोई भी देश का जो संसदीय परंपरा है जी उसका अपना एक रूपरेखा होता है, अपना एक कैरेक्टर होता है। हमारा देश का भी एक कैरेक्टर है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जी हम लोग ज़्यादा बात करते हैं, वैसे भी इंडियंस जो जी बात बिल्कुल करने में अच्छे लगते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं और संसद में भी बहुत बातें होते हैं, बिल्कुल तो हंगामा होता है। जी और लोग मुझे पूछते हैं कि संसद में इतना हंगामा होता है, कैसे लगता है? मैंने बोला तो ये दर्शाता है कि हमारा लोकतंत्र जीवंत है। बिल्कुल संसद में हंगामा नहीं होगा तो कहाँ होगा? विरोध होना, पक्ष विपक्ष, ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है। इसमें हमको किस तरीके से उसको आगे ले जाना है और ज़्यादा काम निकालना है, विषय ये है। मेरा जो अनुभव है, मैं 2004 से हूँ संसद में। इस सरकार का जो तीसरे कार्यकाल में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो हाईएस्ट हुए हैं। जी नंबर्स ऑफ आवर्स आप बोलो, नंबर्स ऑफ बिल्स पास, नंबर्स ऑफ आवर्स डिस्कशन, या जो पार्टिसिपेशन, एमपीज का टोटल पार्टिसिपेशन, हर दृष्टि से हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी और अगर पार्लियामेंट में डिबेट का स्तर को और थोड़ा सा बढ़ाना है, तो हम जो लोकतंत्र परंपरा है, लोकतांत्रिक परंपरा मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस, इसको पालन करना होगा, इसका अवहेलना नहीं कर सकते हैं। जी अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री वैल्यूज़ को नहीं समझेंगे जी तो फिर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। पार्लियामेंट बिल्डिंग, पार्लियामेंट सदन को हम स्ट्रीट नहीं बना सकते हैं। वहाँ कायदे से सबका अपना बात रखना होता है और फिर उसके तरीके से सरकार आगे काम करते हैं। मैं आज तक जितना बिल बिजनेस लेके आता हूँ, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री का ड्यूटी ये होता है कि जी कोऑर्डिनेशन करते हुए बिजनेस हम लेके आए। जी संचालन स्पीकर करते हैं, चेयरमैन करते हैं, लेकिन बिजनेस सरकार चलाते हैं, सरकार लेके आते हैं। तो विपक्ष के लोगों से भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है। वहाँ कभी तू मैं होता है तो लोगों को ऐसे लगेगा कि संबंध खराब है, जी फिर घर में आते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन संसद में बहस जो है कभी कभी बहुत गर्म हो जाते हैं। तो क्या है, मैं देखता हूँ आजकल डिजिटल टीवी आने की वजह से सब एमपी को लगता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग देख रहे हैं, बिल्कुल और लगना चाहिए कि वो बहुत ताकत से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से और प्रखर रूप से बोलते हैं, इफेक्टिव ऑरेटर हिसाब से वो वहाँ काम कर रहे हैं, तो वो लगना चाहिए। जी तो इसके चलते कभी कभी थोड़ा ज़्यादा गर्मा गर्म हो जाते हैं और अ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि पार्लियामेंट में इतना हंगामा क्यों होते हैं। ये मैं मानता हूँ ज़रूर होता है, मगर फिर हम लोग संभाल लेते हैं। ओवरऑल मैं इतना आपको एक कह सकता हूँ कि इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बिकम ए बेंचमार्क, जी बिकॉज आई हैव इंटरेक्टेड विद मेनी फॉरेन डेलीगेशन। मैं विदेशों में भी कई पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में भी गए हूँ। जब मैं विपक्ष में थे तब भी एज ए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कैसा होता था देखता था, और आज मंत्री के रूप में भी मैं देखता हूँ। तो हमारा देश का पार्लियामेंट का व्यवस्था दुनिया में अग्रिम पंक्ति में हम देखते हैं, और कई देश हमारे यहाँ आकर के हमसे एक्सपीरियंस सीखते हैं और शेयर भी करते हैं। कुछ देश तो हमसे ज़्यादा पुराना पार्लियामेंट है, जी लेकिन हमारा ज़्यादा अच्छा चलता है, ऐसा भी बहुत लोगों का कहना है।
आप क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, आपने विरोध की बात की, आपने कहा कि बहस होती है, आवाज़ उठती है, आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एक जो बात की, तो इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशंस दुनिया भर में इस वक्त कई 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 हिस्सों में गई हैं, तो वुड यू से दैट इज़ अ टेस्टमेंट टू द वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कि इतने विरोधाभास होते हैं, पार्लियामेंट में इतनी बहस होती है ऑपोजिशन पार्टीज के साथ, उसके बावजूद इस नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे सब पार्टी, सब राजनीतिक दल एक साथ आकर मिलकर आए हैं और हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पे। बिल्कुल आपने सही एक बॉटम लाइन जो बोला है कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का अच्छा दृश्य देखने को मिला है। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जी तुरंत अगले दिन हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सबको ब्रीफ किया। और जब घटना हुई थी पहलगाम में, तो भी हमने ऑल पार्टी बुला करके जानकारी दिया। और जब ऑपरेशन सिंदूर को चला के एक उसका बीच में रुकावट हो गया, तो प्रधानमंत्री जी का विचार से हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन का एक गठन किया, 7 ग्रुप बनाए और उसमें 4 ग्रुप का नेतृत्व एनडीए पार्टी के नेता और 3 ग्रुप के नेतृत्व विपक्ष के ओर से करने का हमने चयन किया। बहुत अच्छा हमको रिपोर्ट मिला है। और सबसे खूबसूरत, जैसा आपने भी कहा है, एक आवाज़ में सबने कहा, जो सरकार का देश का पक्ष है वही पक्ष हर एक सांसद ने, किसी पार्टी का भी हो, वहाँ रखा है। मैंने सारे पार्टी के नेताओं से बात किया, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष, हर पार्टी का राष्ट्रीय नेता से मैंने खुद बात किया और सबसे मेंबर्स भेजे हैं। और अब लगभग सब पहुंच गए हैं। अभी एक बाकी है, छठा भी शायद आज पहुंच गए। अब एक जो अमेरिका, लैटिन अमेरिका जो टीम है, वो भी कल परसों तक वापस आ जाएंगे। तो लगभग मिशन जो है एकम्प्लिश्ड रहा है, ऐसा अभी मुझे दिखाई दिया है। सबसे बड़ा जीत ये हुआ कि देश एक साथ खड़ा हुआ। यहाँ पे कुछ बयानबाजी होते हैं देश के अंदर, उसका तो मैं रोक नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अब मर्यादित नहीं होना चाहिए। जब आप कोई भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कोई बयान देते हैं, तो सोच समझ करके देना चाहिए। अन्यथा विदेशों में तो सबने बहुत अच्छा काम किया जी और ये ऑल पार्टी डेलीगेशन गए हैं, इससे बहुत बड़ा बल मिला है हमारे इस कोस ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी। जी। अगर हम यूथ की बात करें तो हमारे किसी भी देश का भविष्य जो है वो यूथ है, तो यूथ को और जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको डेमोक्रेटिक वैल्यू उनमें विकसित करने के लिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की किस तरह की पहल हो रही हैं? हमने तो देखिए बहुत पहले से पार्लियामेंट्री काम में मैं बहुत रुचि रखता था। 2008 में मुझे बेस्ट यंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड भी दिए थे। वो सरकारी अवार्ड नहीं था, मीडिया के लोगों ने बैठ करके तय किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होता था मेरा पार्लियामेंट में, तो मुझे ये अवार्ड भी दिया था। तो जब मैं संसदीय कार्य मंत्री बना तो मैंने यूथ पार्लियामेंट को बल दिया और कई स्तर पर युवाओं को डिबेट, डिस्कशन, वो भी ऐसा नहीं कि कोई फ्रीवलेस टॉपिक उठा के नहीं, अहम मुद्दे को, बहुत ही गंभीर मुद्दे जो देश का है और जो अलाइव है आज का दिन में, जो चर्चित विषय है, उसको लेकर के उनको हमने डिबेट लगाया। और वो भी बिल्कुल नियम के तहत, स्पीकर, अपोजिशन, रूलिंग, फाइनेंस मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, पूरा प्रधानमंत्री कहाँ बैठना, वो भी जैसे पार्लियामेंट में होते हैं, व्यवस्थित तरीके से इसको हर जगह तय करके फिर अल्टीमेटली राष्ट्रीय स्तर पर उसका कंपटीशन होता है। फाइनल में मैं खुद भी मौजूद था और इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है जी तो ये मेरे ख्याल से युवाओं को एक तो लोकतंत्र का तरीका क्या होता है उसका जानकारी तो होता ही होता है, लेकिन ज़िंदगी में जी देश के बारे में कुछ कर गुजरने का तमन्ना रखने के लिए, देश के लिए
कोई योगदान करने के लिए उनके अंदर जो हुनर है उसका भी जागरूकता लाने में वो काम आता है। और जो संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं, जी जैसे एकलव्य स्कूल है या कई संस्थाएं हैं, वीकेवी है, सेंट्रल स्कूल है, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और सब ने भी मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं आने वाले दिनों में चाहता हूँ कि यूथ पार्लियामेंट और भी अच्छी तरह से चले और हम पार्लियामेंट की ओर से हम तो हमेशा सहायता देते रहेंगे। टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे जीवन का इस वक्त एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। किसी भी आप जीवन के किसी भी उसको देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के बिना आजकल काम चलता नहीं है। तो अगर मैं आपकी दोनों मिनिस्ट्रीज़ की बात करूं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज़ की, किस तरह मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन को लेवरेज कर रही हैं ताकि उनका काम स्ट्रीमलाइन हो सके? किस तरह के हमको उसके फ़ायदे मिल रहे हैं? देखिए, डिजिटल तो अब सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं रह गया है और उसके बिना तो आप काम आगे जी भी नहीं बढ़ सकते हैं। पार्लियामेंट का अंदर में ही आजकल आप देखिए कि हाथ में पेपर नहीं होगा, आपके हर एमपी के सामने में जी बोर्ड लग गए हैं, वहीं सारा चीज़ देखते हैं कि बिजनेस से लेकर के डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो भी है मिल जाते हैं। हमने जो ई विधान शुरू किया है, वन नेशन वन एप्लीकेशन का जो मंत्र को लेते हुए, सारे विधानसभाओं में भी ई विधान के लिए हमारा मंत्रालय के साथ में एमओयू किया है। अभी अभी मैंने दिल्ली में भी नया जो सरकार बनने के बाद स्पीकर और हमारे जो ऑफिशियल टीम के साथ में मेरे ऑफिस में ही सारा मेरा जो ऑफिशियल्स है सब मिल करके उसका एमओयू साइन किया और तुरंत दिल्ली में भी लागू कर दिया। ऐसा ही कई विधानसभाओं में हमने ई विधान शुरू कर दिया। सारा विधानसभा का कार्य जो है अब डिजिटल हो गया है। रिकॉर्ड्स के लिए हो, आपको एप्लीकेशन के लिए हो, इंफॉर्मेशन के लिए हो, सारा इंस्टेंटेनियसली अवेलेबल रहता है। तो मेंबर जो है ना फिर वो प्रोसेस में फंसेंगे नहीं, सब चीज़ तो रेडी है, जी इसको काम करने का सुविधा है। उसी प्रकार से हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स में तो आपको अभी जो उम्मीद पोर्टल के बारे में तो जी बताया ही है, उसके अलावा भी जितने भी जो हमारे कार्यक्रम हैं सब डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है। और मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो जोग्राफिक लोकेशन जी और वहाँ के लोग, मैं इसमें बहुत सेंसिटिव हूँ। हर जगह और उस जगह के लोग, तो जैसे जगह है जैसे लोग हैं उस प्रकार से हम वहाँ तो कैसे पहुँचे। तो डिजिटल माध्यम से ये बहुत तेज़ी से हो सकता है ये काम, और ये हो रहा है। तो अब तो हम बैठे बैठे पता चलता है कि मेरे मंत्रालय में क्या काम चल रहा है। पहले तो फ़ोन करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, अब तो बस आप बिना पूछे भी आप अपने आप जानकारी ले सकते हैं कि जी मेरा मंत्रालय में कार्य कैसे चल रहा है। तो डिजिटल तो फुल फॉर्म में है। जी। तो संसदीय कामकाज और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री दोनों में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डिजिटाइजेशन तो एक तरीका हो गया कि इस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्या कदम लिए गए हैं ताकि इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ की कामकाज में जो है वो स्ट्रीमलाइन हो और एफिशिएंसी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी तो आज का युग में हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, उसी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेस का जो उपलब्धि है उसका हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मशीन अपना काम तो करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन और आपका कमिटमेंट, जी इसमें कमी नहीं होना चाहिए। तो मैं तो बहुत कमिटेड आदमी हूँ। हमारे काम करने का जो तरीका है उसमें कोई हम ढील नहीं होते हैं। और हमारे जो टीम है वो दोनों मिनिस्ट्री में भी टीम बहुत अच्छे टीम है। और मैंने ये सोचा है कि हमारे कार्यकाल में हम ऐसा चीज़ दिखाना है कि ये दूसरे के लिए मापदंड बने, औरों के लिए, कि हम जैसे काम करते हैं उसका रिजल्ट ओरिएंटेड जितना भी हमने काम किए हैं उसको लोग देख करके सराहना करना है, उसको एक मॉडल मानना है, इसको एक पैमाना मानना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो फिर आप स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाएंगे। और अब हम क्वांटिटी से आगे निकल चुके हैं। क्वांटिटी तो जैसे मैंने आपको जी बताया,
हम प्राप्त कर चुके हैं। अब क्वालिटी के दिशा में जाना है। अब हमने रास्ता बनाना था, बना लिया, लेकिन रास्ता वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है मगर करप्शन नहीं होना चाहिए। जी। तो अब हम क्वांटिटी के दौर से कहीं आगे निकल गए हैं और क्वालिटी रिजल्ट हमारे लिए बहुत अहम रखता है, इसलिए उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक नेतृत्व है उसकी छाप आप पूरी सरकार में किसी भी मिनिस्ट्री की बात करें तो हर जगह दिखती है, क्योंकि ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। जी, आपकी मिनिस्ट्रीज की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री की लीडरशिप का? देखिए, मैं तो पहले दिन से मंत्री रहा हूँ। जिस दिन मोदी जी शपथ लिया मैं भी उसी दिन से मंत्री हूँ, और उनका कामकाज तो मैं पहले से जानता हूँ। हम तो पार्टी में कई सालों से हैं, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री भी नहीं बने, जो हमारे पार्टी में महामंत्री थे, संगठन दिखते थे, तब भी हम तो साथ में काम किए हैं। तो मेरे लिए तो वो पुराने दिनों से उसके कामकाज तरीका के बारे में पता है। तो मोदी जी काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी और लक्ष्य, ये सब उसका बहुत बड़ा उसका एक स्टैंडर्ड है जिसको सबको मान के चलना होता है, और टीम वर्क को विश्वास करते हैं। दूसरा है, प्रधानमंत्री बहुत सुनते हैं। हमने कई नेता देखा है कि बात आधा सुनता है, जी। मोदी जी पूरा सुन के और बताओ बोलता है, इतना सुनता है। तो इतना सुनने का क्षमता हर नेता में संभव नहीं है। दूसरा है, वो हैंड्स ऑन है, हर स्कीम का डिटेल उसका फिंगर टिप्स में है। जी। कोई भी मुद्दा, कोई भी सब्जेक्ट उसके लिए रेडीली अवेलेबल है अपने दिमाग में और दिल में। तो इसलिए काम करने का एक मज़ा ये भी है कि प्रधानमंत्री को अलग से हम कुछ समझाने का जरूरत ही नहीं है। बस सिर्फ आगे का गाइडेंस लेता हूँ, और जब मिनिस्ट्री का रिव्यू होते हैं तो बताता हूँ, और कैबिनेट में तो चर्चा तो होते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कोई भी जो पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करना है या कोई भी कार्यक्रम चलाना है, तो उसमें वो बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये पूरा उसका हैंड्स ऑन होते हैं। जी। तो ऐसा लीडरशिप होगा तो फिर पूरा नीचे तक डिसिप्लिन जाता है। अदरवाइज तो जी। कहाँ इतना बड़ा देश को चलाना है आसान है। आपने कहा कि सब कुछ प्रधानमंत्री के फिंगर टिप्स पर है, वो कहते हैं और बताओ, तो आप लोग का तो होमवर्क उसमें काफ़ी बढ़ जाता होगा। हाँ, तो हम लोग भी तो इतना काम करते हैं, तो जी। फिर हमारे लिए समस्या नहीं है। जी। हमारा भी तो खुद का फिंगर टिप्स में है पूरा। बिल्कुल। अब तक जो हमने बात की वो पिछले गए बीते सालों में जो 11 साल की उपलब्धियां थीं सरकार की, आपकी मिनिस्ट्रीज की, वो उन पर बात करी। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मूविंग फॉरवर्ड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, प्रायोरिटी तो बहुत ही साफ है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का अगर हम बात करेंगे, तो इस देश को आगे ले जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो नारा लगाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इसमें जो हमारे 6 कम्युनिटी को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम इस देश में पीछे छूट गए हैं, दर्द किनार हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल फीलिंग नहीं होने के लिए विश्वास कायम करना। मैंने पहले दिन कहा था जब मंत्रालय संभाला कि ये देश हम सब का है, और हम खुद बहुत ही खुशकिस्मत है जी। हर एक कि हम इस देश में पैदा हुआ है। वरना तो हमारे जो आमने सामने में जितना मुल्क है, जी। सब में देखिए माइनॉरिटीज़ का क्या हालत होता है। किसी भी देश में कोई भी माइनॉरिटीज़ का हालत देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए। हिंदुस्तान में तो उल्टा लगता है कि माइनॉरिटी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, मतलब इतना माइनॉरिटीज़ का ध्यान दिया जा रहा है। तो ये विश्वास कायम करना और सबका साथ सबका विकास का मंत्र का सबके जहन में डालना, और फिर सरकारी स्कीम को जन जन तक पहुंचाना, पूरा प्राथमिकता के साथ काम कर रहा है, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिसाब से हमारा प्राथमिकता यही है कि हमारा पार्लियामेंट अच्छा चलेगा तो देश अच्छा चलेगा।
पार्लियामेंट में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है वो देश के लिए है। जी। हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग भी नए बन गए हैं, इतना खूबसूरत बिल्डिंग बना है। दुनिया का पार्लियामेंट बिल्डिंग मैंने देखा है, बहुत कम पार्लियामेंट होगा हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ compete कर सकता है, वो भी कोविड के समय बनाया, बिल्कुल। इतना रिकॉर्ड टाइम में बनाया, इतना खूबसूरत पार्लियामेंट बिल्डिंग। और उसके अंदर में काम भी तो खूबसूरती से होना चाहिए। तो इसके लिए हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जीवंत और जीवित और आगे इसको ले जाने के लिए जो मूल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, डिबेट, डिस्कशन, कंसल्टेशन, ये चलते रहेगा। और इसी में हमारे देश का भला है। और हमारा देश दुनिया में एक ऐसा मिसाल का देश बन करके कायम हो गया है कि यहाँ सब सेफ है, सब यहाँ खुश हैं। राजनीतिक में कुछ भी बोल दे वो राजनीतिक कारण से बोलते हैं, हकीकत ये है कि हमारा देश से खूबसूरत देश और कोई नहीं है। एंड ऑन दैट नोट, मंत्री जी, आप आकाशवाणी में आए और आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बुलाया और मैं आकाशवाणी भवन में आया। यहाँ तो सब पुराने दिनों से सब जुड़े हुए हैं, कम से कम आवाज़ से तो सब जुड़े हुए हैं। जी। आने का मौका मिला और डिजिटल फॉर्मेट में आपने कार्यक्रम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।